हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। देखिए बच्चों, पिछली क्लास पे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट यानी एल्केन कंप्लीट किया था। एल्केन मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ये पढ़ा था और इसी में आएगा नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर फर्स्ट, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद पढ़ेंगे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मींस इसको जनरल में IUPAC में क्या लिखते हैं? एल्कीन। क्या लिखेंगे? एल्कीन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दिस इज CnH2n। ये देखिए यहाँ पर कार्बन की अगर वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दे, दिस इज द सिंपलेस्ट एल्कीन। टू कार्बन की एल्कीन जो है दिस इज द सिंपलेस्ट एल्कीन। अगर कोई एल्कीन है तो कम से कम 2 कार्बन होंगे बच्चों। इसी तरह से और भी एल्कीन लिख सकते हैं, 3 कार्बन की एल्कीन, 4 कार्बन की एल्कीन, और इस तरह से भी एल्कीन हो सकते हैं। अगर हम इनकी नेमिंग की बात करें तो देखिए इसको जनरल में क्या बोलते हैं? एल्कीन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस कंपाउंड में कितने हैं? 2। और 2 कार्बन का एल्केन आपने पढ़ा था ईथेन। क्या होता है? ईथेन। तो जब एल्केन से एल्कीन हो सकता है तो इसका IUPAC नेम ईथेन से होगा ईथीन। ईन लग जाएगा, दिस इज द IUPAC नेम। यहां पर देखिए 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। और 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्यों? एल्कीन, ईन लगाना है तो प्रोपेन में प्रोपीन लिखेंगे। अगर इस कंपाउंड की नेमिंग करें तो 1 2 3 4 बच्चों, कार्बन तो क्या है? 4, बट यहां पर डबल बॉन्ड 2 लगे हैं, 2 ईन लगे हैं। देखिए डाई ईन, 2 बार डबल बॉन्ड आया है, इसलिए इसकी नंबरिंग भी करना पड़ेगा 1 2 3 4। अब देखिए ये डबल बॉन्ड 1 के साथ माना जाएगा, ये डबल बॉन्ड 3 के साथ, तो इसका पूरा नाम होगा 1,3 ब्यूटाडाईईन। क्या होगा बच्चों? 1,3 ब्यूटाडाईईन, या इसको हम ब्यूटा 1,3 डाईईन भी लिख सकते हैं। नोट कर लें, इफ देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड इट इज कॉल्ड एल्काडाईइन। बच्चों इन जनरल में ध्यान रखेंगे, अगर किसी कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आता है तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? एल्काडाईइन। तो यहां पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन मींस इसका नेम हो जाएगा ब्यूटाडाईइन। 5 कार्बन होते तो लिखते पेंटाडाईइन, 6 कार्बन होते तो लिखते हेक्साडाईइन। इस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं बच्चों। तो ये तो बात हो गई इनके नेमिंग की। अब आइए इसमें कुछ चीजें और देखते हैं। कुछ कंपाउंड्स NCERT में आपके दिए हुए हैं यहां पर उनकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे। नोट कर लें जल्दी से। और इसके बाद हम लोग इसकी देखेंगे, इसमें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी? अगर हम यहां पर 4 कार्बन C4H8, ये 4 कार्बन की क्या लगा हुआ है? ब्यूटीन। C4H8 मींस ब्यूटीन, 4 कार्बन की एल्कीन। तो इसके देखिए आइसोमर कैसे बनाएंगे? हमने नंबर ऑफ आइसोमर आपको बताया था। क्या? सबसे पहले 4 कार्बन का स्ट्रेट कंपाउंड, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। बच्चों ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड माना जाएगा 1 ब्यूटीन। फिर इसका जो सेकंड आइसोमर बनाएंगे, फिर आप 4 कार्बन के एल्कीन और डबल बॉन्ड को आप यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 2, या इधर से करेंगे 1 2, तो एक ही बात है कि इधर से भी आप नंबरिंग इसकी कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड 2 के साथ माना जाएगा, दिस इज 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा बच्चों? 2 ब्यूटीन। अब देखिए अगला आइसोमर बनाने के लिए
क्या बताया था हमने, 4 कार्बन की चेन में कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। एक कार्बन चेन छोटी कर देंगे, क्या करेंगे, एक कार्बन चेन छोटी करेंगे, लेकिन उस कार्बन को इसी में जोड़ना है, बट फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं, इसके पहले एल्केन में। अब मेरे पास ये ऑप्शन बचता है, यहाँ से कार्बन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2। ये देखिए, दिस इज 2 मेथिल, IUPAC नेम 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके कितने आइसोमर बन गए, 3। अगर इनमें बात करें हम तो फर्स्ट और सेकंड में कैसी आइसोमेरिज्म होगी बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों, यहां पर देखिए केवल पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर है। यहां पर ध्यान दो, डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे लगा है, यहां पर डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे लगा है। तो जहां पर डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होती थी, वो होती थी आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट और सेकंड में कैसी आइसोमेरिज्म होगी, विच टाइप ऑफ, दिस इज क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म, याद रहे। अगर फर्स्ट और क्या ले लें, थर्ड, इसको देखें तो इनमें कैसी आइसोमेरिज्म होगी, यहां पर चेन आइसोमेरिज्म होगी। क्यों, यहां पर सारे कार्बन एक सीधी चेन में लगे हैं, यहां पर एक कार्बन ब्रांचिंग आ गया, तो यहां पर क्या, फर्स्ट और आपका थर्ड। इसी तरह से अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो भी वही बात है, सेकंड और थर्ड में भी इनमें आपकी होगी चेन आइसोमेरिज्म, ये एनसीईआरटी में गिवन है, देख लीजिएगा। तो ये आपकी इस तरह से आइसोमेरिज्म होगी। आगे आइए, नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13.9 देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, नोट कर रहे हैं इसको, प्रॉब्लम 13.9। आइए बात करते हैं यहां पर 5 कार्बन की एल्कीन C5H10 गिवन है, C5H10, 5 कार्बन की एल्कीन है, इसके नंबर ऑफ आइसोमर फाइंड आउट करने हैं और उनके IUPAC नेम भी लिखने हैं। पहले भी बताया था क्या कि आप IUPAC नेम जरूर लिखते जाएंगे। अगर IUPAC नाम नहीं लिखेंगे तो एक कंपाउंड को 2 बार बना जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कंपाउंड आइसोमर लिखेंगे और उसका IUPAC नाम लिखेंगे। देखिए, IUPAC नाम या आइसोमर निकालने के लिए आपको सिस्टमेटिक वे पे सारे अरेंज करना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोमर निकल आएंगे। सबसे पहले ये देखिए, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन लेंगे, डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन आप लगा देंगे CH3, CH2, CH2, CH और ये हो जाएगा CH2। तो ये देखिए क्या बन गया बच्चों, 1 2 3 4 5, यानी 1 पेंटीन, पहला आइसोमर बन गया 1 पेंटीन। सेकेंड, दूसरा काम क्या करेंगे, फिर 5 कार्बन की चेन लेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड यहां लगाया था, अब डबल बॉन्ड यहां लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, फिर नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेंगे, हाइड्रोजन लगा लेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा, दिस इज 2 पेंटीन। बच्चों क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन। अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट करेंगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 यहां पर, तो इसका मतलब अब 5 कार्बन की चेन में कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, एक कार्बन चेन छोटी करेंगे, ये देखिए एक कार्बन चेन छोटी किया, डबल बॉन्ड को यहां लगाएंगे और उस कार्बन को इसी में जोड़ना है, बट फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे, तो यहां पर इस कार्बन से जोड़ देंगे, तो नंबरिंग इसकी 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, 2 मेथिल 1 ब्यूटीन। बच्चों
अब देखिए जो चौथा आइसोमर बनाओगे, फिर 4 कार्बन की चेन लेंगे, डबल बॉन्ड यहीं पे रहेगा, फर्स्ट लास्ट से आप नहीं जोड़ेंगे, यहां से जोड़ के देख लिया। अब इस कार्बन को इससे जोड़ दें तो नंबरिंग 1 डबल बॉन्ड की तरफ से, नंबरिंग किधर से करोगे, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी। तो 1 2 3, दिस इज 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। बच्चों क्या हो जाएगा, इस तरह से नंबर ऑफ आइसोमर निकालते हैं। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट अगला आपका फिर 4 कार्बन की चेन लेना है। अब इस कार्बन को फर्स्ट लास्ट से जोड़ नहीं सकते हो, इससे जोड़ के देख लिया, लेकिन अभी डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है। डबल बॉन्ड को यहां लगा दें बच्चों। तो अब कार्बन कैसे जोड़ोगे, यहां देखिए फर्स्ट लास्ट से जोड़ नहीं सकते, इससे जोड़ के देख ले तो ये हो जाएगा 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4। ये देखिए 2 मेथिल और 2 पे डबल बॉन्ड 2 ब्यूटीन। अगला अगर इस कार्बन को बच्चों यहां लगाओगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, तब भी वही बनेगा। यानी अब इसमें कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। तो कितने आइसोमर बन जाएंगे, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लें। टोटल 5 आइसोमर बनेंगे। राइट डाउन, इसको लिख लें। 5 आइसोमर बनेंगे बच्चों, नोट कर लें। कितना भी कर ले, 5 से ज्यादा आइसोमर नहीं बनेंगे। तो ये होता है तरीका नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का। इस तरह से अगर आप एक सिस्टमेटिक वे पे निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइसोमर पता चल जाएंगे। आगे आइए बात करते हैं। देखिए बच्चों यहां पर क्या है, एल्कीन में और कैसी आइसोमेरिज्म होगी, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वैसे हम आइसोमेरिज्म पे आपको पहले डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो आइसोमेरिज्म वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, इस तरह से 2 ब्यूटीन, ये क्या लिखा हुआ है 2 ब्यूटीन, बल्कि इसको हम कहेंगे सिस 2 ब्यूटीन। क्या लिखेंगे बच्चों, सिस 2 ब्यूटीन। और अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। देखिए कैसे, इसमें क्या है, सेम साइड में एल्किल ग्रुप और सेम साइड में H लगे हुए, दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। और अगर अपोजिट साइड में एल्किल ग्रुप और अपोजिट साइड में हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो इसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी होगी, ये भी आपको पहले डिटेल में बता चुके हैं। नोट कर लें, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। बच्चों इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। क्या है, इसकी कंडीशन में बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, क्या कि सबसे पहले तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। और क्या बताया था सेकंड पॉइंट, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है हैविंग डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए। अगर ये दोनों CH3 हो जाएंगे तो फिर उसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगी, दोनों H हो जाएंगे तो भी आपके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उनसे ये डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होना चाहिए। देखिए NCERT में इसके प्रॉब्लम या क्वेश्चन दिए हुए, यहां पर दिया हुआ है 13.10। तो देखिए यहां पर 13.10 का फर्स्ट क्या है आपका, इस तरह से दिया हुआ है CHCl डबल बॉन्ड और CHCl, इसमें बताना है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी या नहीं। सेकंड दिया हुआ है C2H5 C और CH3 कुछ इस तरह से लिखा है डबल बॉन्ड C और CH3 और लिखा है C2H5। देखिए आइए देखते हैं कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे होगी या नहीं होगी। तो बच्चों इसको हम हटा दे रहे हैं, पहले कंपाउंड की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये कार्बन टू कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, और इसकी एक वैलेंसी से H लगा है और एक वैलेंसी Cl से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ भी क्या है, एक वैलेंसी
H से है और दूसरी Cl को है। तो ये देखिए दोनों डिफरेंट है, इधर भी दोनों डिफरेंट है, होगी यहाँ पर सेम साइड में Cl सेम साइड में H, इसलिए ये सिस आइसोमर होगा। और अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए बच्चों Cl और Cl, H और H, तो ये होगा ट्रांस आइसोमर। तो इसका मतलब इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, इस तरह से होगी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। राइट डाउन, इसको नोट करें। आइए सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में आपका कैसे होगा, इसको नोट करें। इस कंपाउंड की बात की जाए तो यहां पर देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसकी इन दो वैलेंसी में पहले इस कार्बन की बात कर लेते हैं। इससे एक लगा है C2H5 और एक लगा है CH3। तो ये देखिए CH3 और ये लगा है C2H5। इस कार्बन की बात कर लेते हैं, इसमें भी एक लगा है CH3, एक लगा है C2H5। तो ये हो गया C2H5 और ये हो गया CH3। ये देखिए डिफरेंट ग्रुप है, इधर भी डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब यहां पर क्या है बच्चों, सेम साइड में CH3, सेम साइड में C2H5, दिस इज सिस आइसोमर। क्या होगा, सिस आइसोमर। और अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए यहां पर, ये देखिए CH3, CH3 और ये C2H5, C2H5, ये अपोजिट डायरेक्शन पे सेम ग्रुप आ गए, दिस इज ट्रांस आइसोमर। क्या होगा, ट्रांस आइसोमर। राइट डाउन, नोट करें। इस तरह से इनमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। बच्चों नोट करें, जल्दी करिए। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, देखिए पूरा हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी आप देखिए पूरी एक एक क्वेश्चन, पूरे एक एक इसके एग्जाम्पल सब करने हैं और इसको समझना भी है। आइए नेक्स्ट इसी में 13.11 प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 13.11 क्या गिवन है। इसमें आपको बताना है कि किसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी और किसमें बच्चों नहीं होगी। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, क्या दिया है देखिए एनसीईआरटी में CH3, पहला क्वेश्चन है CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH और C2H5, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CBr2, CH2 डबल बॉन्ड CBr2। थर्ड क्या लिखा हुआ है आपका, C6H5CH, C6H5CH डबल बॉन्ड CH और CH3। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH3। और एक हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CCl2। चलिए आइए बात करते हैं किसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी, किसमें नहीं होगी। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे करेंगे। देखिए अभी हमने बताया था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है बच्चों, उनसे डिफरेंट एटम या ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो देखिए कार्बन टू कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। यहां पर CH3 का होल ट्वाइस, यानी दोनों CH3 इसी कार्बन से लगे हैं। तो ये देखिए यहां पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन से ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। और जब सेम हो गए इसका मतलब ये आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। बच्चों आइए नेक्स्ट बात करें, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पर देखिए क्या है, CH2, यानी दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए इससे, इधर भी दोनों सेम है, इधर Br2 है। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अगर सेम एटम या ग्रुप लगे हैं तो वो आपके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, जबकि ये करेगा बच्चों। क्यों, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इससे एक H लगा है, एक CH3 लगा है। देखिए ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों डिफरेंट हो गए। इधर भी एक क्या लगा हुआ है, H लगा है, एक C6H5 लगा है, ये दोनों भी अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। इसका मतलब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। आइए इसकी बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका शो करेगा। क्यों, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इधर
एक Cl लगा है, एक CH3 लगा हुआ है, डिफरेंट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी आपका एक H लगा है, एक CH3 लगा है, ये देखिए डिफरेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये भी एग्जिबिट करेगा। और लास्ट कंपाउंड ये फिर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इधर तो ठीक है एक CH3 एक H है, बट इस तरफ दोनों Cl सेम हो गए, इसलिए ये आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। राइट डाउन, इसको नोट करें। इस तरह से आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करने हैं या देखने हैं। नोट करें जल्दी से, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बच्चों आइए इसमें कुछ और बात करते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं, समझ गए होंगे। ये कंपटीशन में भी बच्चों पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें पूछ लिया जाएगा कि किसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ही बात है, कौन एग्जिबिट करेगा और कौन नहीं करेगा। अब तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको दिया था, अगर इस तरह से कोई कंपाउंड लिखा है तो ये है 2-ब्यूटीन, और इसको हम बोलेंगे सिस 2-ब्यूटीन। क्या बोलेंगे? सिस 2-ब्यूटीन या सिस आइसोमर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें यहाँ पर, तो ये होगा आपका ट्रांस 2-ब्यूटीन। ये चीज़ हम पिछले लेक्चर में या पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये आपका ट्रांस 2-ब्यूटीन। बच्चों ट्रांस 2-ब्यूटीन क्यों, समझ गए होंगे। अगर अपोजिट साइड में ग्रुप और एटम लगे हैं तो ट्रांस, और अगर सेम साइड में लगे हैं तो सिस। अगर हम बात करें इसमें इसकी पोलैरिटी की, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस 2-ब्यूटीन है पोलर कंपाउंड, ये पोलर होगा और ये क्या होगा? नॉन पोलर होगा। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोलर और नॉन पोलर कैसे पता चलेगा? डायपोल मूवमेंट से। डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दो अपोजिट वेक्टरों का रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों? 0। तो यहां पर CH3 देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ाया था, प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या, कुछ ना कुछ आएगा, यानी म्यू जो है डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। बट यहां पर क्या है कि दो CH3 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कैसे लगे हुए? अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर इनका जो रिजल्टेंट है यानी डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब सिस 2-ब्यूटीन है मोर पोलर, और ट्रांस 2-ब्यूटीन को हम कह सकते हैं क्या है? नॉन पोलर है। क्या होगा? ये पोलर तो छोड़िए, ये नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है। तो क्या ध्यान रखना है बच्चों कि सिस 2-ब्यूटीन जो है वो पोलर कंपाउंड है और ट्रांस 2-ब्यूटीन नॉन पोलर होगा। इसी से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिसाइड होगा बच्चों। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, पहले तो डायपोल मूवमेंट होगा, तो डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा था? सिस का, ए का। सिस का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सेम ऑर्डर होगा। क्यों? जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्यों? जब डायपोल मूवमेंट ज्यादा है तो उस पर पोलर करेक्टर ज्यादा होगा, और जब पोलर करेक्टर ज्यादा होगा तो वहां पर पॉजिटिव निगेटिव पोल्स होंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऑलवेज आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा या जिसका पोलर करेक्टर ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर बच्चों यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो किसका बोलो? ट्रांस 2-ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्रांस का होगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखना है? उसका स्ट्रक्चर। यहाँ दूर दूर ग्रुप और एटम लगे हुए हैं, तो जितने दूर दूर एटम और ग्रुप होंगे तो उसका जितना स्ट्रक्चर जो है एसिमेट्रिक होगा, वो क्रिस्टल लैटिस में उतना बेटर फिट होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो हमेशा ट्रांस 2-ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट सिस 2-ब्यूटीन से बच्चों क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये बात हो गई डायपोल मूवमेंट
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ये आपका सिस टू ब्यूटीन है, समझ गए होंगे क्यों कैसे। अभी हमने आपको बताया कि सेम साइड में ग्रुप एटम है तो वो सिस होगा और क्रॉस पे है तो ट्रांस। अब इससे ये चीजें या ये डायपोल मूवमेंट, पोलर करेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें इसी से डिसाइड होंगी। अभी हमने बताया आपको कि डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर देखिए दो अपोजिट काम कर रहे हैं, यहां पर वेक्टर रिपेलिंग ग्रुप लगे हुए, पढ़ चुके हो। एल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप बच्चों, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 है। जबकि इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा तो सिस टू ब्यूटीन का जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा हो गया ट्रांस से। जब डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर पोलर करेक्टर ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों डायपोल मूवमेंट की और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की। इसके क्वेश्चन भी बता दिया। नेक्स्ट आगे अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन एल्कीन बनाने के डिफरेंट मेथड्स। तो आज ये केवल इसकी जनरल क्लास यहां तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे प्रिपरेशन यानी डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन तरीके से एल्कीन बना सकते हैं। इसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टी जाएंगी। तो आज की क्लास बस केवल यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके साथ में। ओके।